बेटा सबसे पहले फ्रूटिंग बॉडी समझाना है आपको, तो समझो। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडीज कुछ नहीं होता, आपकी फंजाई के अंदर एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन होता है छोटे छोटे हाइपीज का, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का, जो मिलके एक बड़ी सी बॉडी बना लेती हैं, जिसके अंदर आपके सारे स्पोर्स पाए जाते हैं। बस ये होता है इसके अंदर। जैसे कि सपोज कोई भी फंजाई ऐसे है तो उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे एक फ्रूटिंग बॉडी पाई जाएगी, उसके अंदर आपके ऐसे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। एंड यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे फंजाई का। ठीक है? यस मैम। चलो, तो अब हम लोगों ने लास्ट कल तक देखो क्या क्या पढ़ लिया था। जो आज ये न्यू ज्वाइनिंग वाले स्टूडेंट है हमारे, इनको भी मैं बता देती हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर बेटा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है हमने ये पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है क्लासेस ऑफ फंजाई, क्योंकि लास्ट क्लास में यही तक पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में। यस मैम। यस है ना? फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारा फंजाई होता है उसके माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर उसकी बेसिस पे, उसके अंदर स्पोर कैसे बन रहे हैं और उसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, उसके बेसिस पे मैं उसको 4 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकती हूँ। उसी क्लास में मेरे पास पहली क्लास आती है आपकी फाइकोमाइसिटीज, सेकंड बेसिडियो, थर्ड आपकी एस्को, एंड देन लास्ट वन ड्यूटेरो। चारों को मैं आप लोगों को एक टेबुलर फॉर्म में समझाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ सबके सब नोट्स बनाना, ठीक है? सबसे पहले लिखो कैरेक्टर्स, एक लाइन में हम कैरेक्टर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ये कैरेक्टर फाइकोमाइसिटीज के अंदर कैसा है। फिर बेसिडियमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। स्टार्ट करिए लिखना। चलो, सबसे पहला कैरेक्टर है भाई, इन सबका कॉमन नेम बताओ क्या क्या होता है। एनीवन आइडिया? फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या होगा? गल फंजाई। बेसिडियो का? अरे एनसीईआरटी ओपन कर रखी है, एनसीईआरटी से देख के बता दो। क्लब फंजाई। एस्को का? सेक फंजाई। ड्यूटेरो का? परफेक्ट फंजाई। पहला कैरेक्टर कॉमन नेम। सेकेंड कैरेक्टर कि भाई इन सब का माइसीलियम कैसा होगा। माइसीलियम पता है ना, नेटवर्क ऑफ हाइपी कैसा होगा। फाइकोमाइसिटीज का ए सेप्टेट होगा। अगर कोई भी ए सेप्टेट होता है मतलब उसके माइसीलियम में सेप्टास प्रेजेंट नहीं होते, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और कोइनोसाइटिक होता है। ठीक है? बेसिडियो का सेप्टेट होगा एंड ब्रांच होगा। एस्को का भी सेम होगा और ड्यूटेरो का भी सेम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इनके अंदर ए सेक्सुअल स्पोर्स किस किस के अंदर बनेंगे? आयुष, स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं? इसके अंदर 2 टाइप के स्पोर्स बनेंगे, जू स्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। बेसिडियोमाइसिटीज में कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। एस्कोमाइसिटीज में होते हैं कॉनिडिया, कॉनिडिया, एंड ड्यूटेरो के अंदर भी कॉनिडिया ही बनते हैं। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल स्पोर्स के बाद उस पे आ जाओ। फाइकोमाइसिटीज के अंदर कैसे सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे? 2 टाइप के बनेंगे, ऊस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स बनेंगे इसके अंदर।
बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोस्पोर एंड देन स्पोर। ड्यूटेरो के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया होता है, बट ड्यूटेरोमाइसिटीज में, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलता है, बिकॉज इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी फाइकोमाइसिटीज में कभी फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती, बेसिडियो में बनती है, एस्को में बनती है, ड्यूटेरो में नहीं बनती। अब फ्रूटिंग बॉडी का नाम लिखो। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो में बनती है, तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है इसकी? बेसिडियो कार्प। एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्को कार्प। दिस इज द इम्पोर्टेंट बच्चों, लिखो इन सबको जल्दी से, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एग्जांपल्स दिखवाती हूँ सबके। खुशबू ने हैंड रेज। मैम एक बार सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दो, माइसीलियम वाली। माइसीलियम वाला बेटा, माइसीलियम में क्या होता है, जितने भी हमारे फंजाइज होते हैं ना, सभी फंजाई के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, गुड इवनिंग मैम। है ना, गुड इवनिंग। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइपी बोलता है। वो हाइपी का जब पूरा का पूरा नेटवर्क बन जाता है, उस नेटवर्क को बोलता है माइसीलियम। ठीक है, अगर उनका माइसीलियम एक स्ट्रेट लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर है, माइसीलियम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, तो उसको बोलेंगे सेप्टेट या ब्रांच। लेकिन अगर वो स्ट्रेट होगा, बिल्कुल कोई डिवीजन नहीं है उसके अंदर, तो ए सेप्टेट होगा। सेप्टा का मतलब होता है वॉल्स, कोई वॉल्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, बिकॉज वॉल्स नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साथ प्रेजेंट होंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज को ही हम कोइनोसाइटिक बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो बच्चों पूछना, आप लोग भी शांत नहीं रहना है कि बस मैम ने जो पढ़ा दिया पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। स्कूल तो अभी ओपन हुए नहीं, सोच रहे हो मस्ती निकाले ऐसे ही। यही वो टाइम बच्चों जिसमें अच्छे से पढ़ सकते हो। हाँ जी मैम, जैसे कि एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडोमाइसेट्स में डाइकैरियोटिक होता है और ड्यूटेरोमाइसेट्स में मोनोकैरियोटिक होता है, तो मैम ये क्या होता है, समझा दीजिए। डाइकैरियोटिक वाला देखो, इतना लिख लिया ना बच्चों सबने? नो मैम, लिख रहे अभी। देखो बेटा, विवेक यहीं पे बता देती हूँ। माइसीलियम दो टाइप का बताया मैंने, ए सेप्टेट और सेप्टेट। ए सेप्टेट देखो कैसा होगा, ऐसा होगा बिल्कुल। कोई सेप्टा नहीं है, डायरेक्ट ऐसी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेप्टा नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड। सेप्टेट के अंदर क्या होता है, ऐसे होता है। देखो बीच में वॉल्स प्रेजेंट है नहीं है, सेप्टा का मतलब होता है वॉल्स, इसीलिए मैंने इसको बोला सेप्टेट। और ये ब्रांच है, ब्रांच हो गई ना, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब आपने पूछा डाई कैरियोन फेज या डाई कैरियोन। डाई कैरियोन का मतलब होता है कि भाई अगर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाए ऐसे, इसको बोलेंगे डाई कैरियोन फेज। और ये डाई कैरियोन फेज पता है कब बनती है, जब मेरे पास दो सेल्स फ्यूज कर जाता है। पहले हमेशा हमने पढ़ा है प्लाज्मोगैमी होता है, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, बाद में न्यूक्लियस फ्यूज करता है। तो पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर दिया दो सेल का, दोनों सेल के न्यूक्लियस एक ही सेल बन गया, नहीं बन गया वो, तो डाइकैरियोन फेज बन गई। फिर उसके बाद न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, दो न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस बनता है। फिर तो बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट आती है ना कुछ टाइम के लिए, उसको डाइकैरियोन फेज बोलता है। वो बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में आती है। मैम मतलब मैम ये Yes. जो डाइकैरियोटिक रहेगी वो परमानेंट नहीं रहेगी, नहीं वो नहीं परमानेंट नहीं रहेगी वो, क्योंकि फिर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाता है बाद में, और जब न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाता है तो डाइकैरियोन थोड़ी ना रहेगी। ओके मैम। यस आदित्य। मैम ये Yes, Shweta. जाइगोस्पोर्स आपने बताया नहीं है पहले, सेक्सुअल डाइक रिप्रोडक्शन वाले। डाइकैरियोन वाला नहीं बताना है। जाइगोस्पोर्स नहीं लिखवाए हुए उसमें। ये जाइगोस्पोर्स तो यहीं पे है, इससे पहले नहीं आया। सिर्फ याद करनी है अभी आप लोगों को टर्म कि हमारा ये सेक्सुअल स्पोर्स में इसमें ज़ूस्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, ओस्पोर, जाइगोस्पोर, ये याद करनी है अभी आप लोगों को। मैम क्योंकि क्रोनोसाइटिक का मतलब क्या होता है? किसका बेटा? मैम क्रोनोसाइटिक, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्रोनोसाइटिक। अच्छा मल्टी न्यूक्लिएटेड बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये अभी मैंने जो नीचे स्ट्रक्चर बताई ना आपकी, ये सेपरेट के नीचे बहुत सारे न्यूक्लियस, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट जहां पे जिस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं
मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज देखी जाए उसको कोइनोसाइटिक, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, कोइनोसाइटिक, ये टर्म है जो यूज किया जाता है। ठीक है, मैम चले आपने आगे जो बच्चों। ये माइसीलियम में जो लास्ट के 2 में डैश डैश लगा मैम, वो सेम है मतलब एसेप्टेड एंड ब्रांच्ड दोनों तीनों में लास्ट में? एसेप्टेट और सेप्टेट ये 2 टाइप है। देखो मैंने ना आप लोगों को आई गेस लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा ये वाला टॉपिक, मैम नहीं ये मैम, रहा देखो। मैम वो नहीं पूछ रहा मैम, वो तो समझ में आ गया। जो मैम लास्ट की जो 2 वो है ना क्लासिफिकेशन, एस्कोमाइसीट ये और वाला, ड्यूट्रोमाइसीट, उसमें मैम अच्छा माइसीलियम में। अच्छा उसमें माइसीलियम, हाँ उसमें सेप्टेट और ब्रांच, ये तीनों में सेप्टेट और ब्रांच है, तीनों में, ओके तीनों में। मैम। और कोई डाउट किसी का? मैम सेक्सुअल कोर्स समझा दीजिए मैम। बेटा देखो 2 टाइप से रिप्रोडक्शन हमारे फंजाई के अंदर होता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है तो वहां पे सेक्सुअल स्पोर्स हम उनको बोलते हैं, जहाँ पे 2 अलग अलग स्पोर्स बनेंगे, वो फ्यूज करेंगे, फिर वहां पे जाइगोट बनेगा, उसको बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। और एक जगह पे जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे एसेक्सुअल स्पोर्स बनता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो बनता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनते हैं स्पोर्स वो सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, ओके मैम। अभी ये टर्म्स आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि मैम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज नई नई टर्म है, लेकिन ट्रस्ट मी जैसे जैसे आप लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे ना बहुत बेसिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा बेसिक। जैसे अभी के टाइम में आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि भाई सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी। आप लोगों के लिए नई चीज नहीं है ना ये, आप लोग पढ़ चुके हो पहले से, 9th में पढ़ा है, 10th में भी यस सुना है। मैम। ऐसे ही अगर ये सेम चीज मैं किसी 7th क्लास के बच्चे को बोलूं कि भाई हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है, सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, तो वो भी ये चीज बोलेगा कि मैम ये टर्म्स कैसे याद होगी, सेल टिश्यू ऑर्गन आप लोगों को याद हो गई ना। अब थोड़े ना सोचना पड़ता है कि भाई मैं भूल जाऊंगा, कोई भूल सकता है हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, कोई नहीं भूल सकता ना। ऐसे ही आप लोगों नो के लिए मैम। टर्म्स हो जाएंगे, ऐसे ही सेम टर्म्स आप लोगों के लिए हो जाएंगे जैसे जैसे आप लोग आगे के चैप्टर पढ़ते जाओगे, बिकॉज हर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इनको। आगे चैप्टर आएगा ना प्लांट किंगडम, उसमें भी ये सारी टर्म्स डिस्कस होंगी, कोनिडिया डिस्कस होगा, आपके एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, सारी टर्म्स आएंगे, सब की सब, फ्रूटिंग बॉडी सब आएगा। ठीक है, ओके मैम। टेंशन नहीं लेनी है, टर्म्स याद हो जाएंगी, इनमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं है चेतना, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, अगर ट्रिक होती मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती। चलो अब इनके एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहले मैंने कौन सी वाली क्लास लिखी थी, फाइकोमाइसिटीज ना। यस मैम। तो पहले चलो क्लासेस आप लोगों को तो सेम ही पेज पे आ जाएगा, मुझे पेज चेंज करना पड़ा। तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल लिखो, म्यूकर एंड राइजोपस। फाइकोमाइसिटीज के बाद कौन सी थी, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल लिखो, अस्ट्रिलागो पक्सीनिया। अस्ट्रिलागो को ही हम बोलते हैं स्मट फंजाई, ये याद करना पड़ेगा बच्चे लोग। पक्सीनिया रस्ट फंजाई, अगैरिकस, एक सेकेंड ये तो मैं आप लोगों को ना उससे समझाती हूँ, एनसीईआरटी से डायरेक्ट, वहां पे आपको और ज्यादा इजी लगेगा। ये देखो जरा यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसमें भी मैंने आपको स्पोर्स भी लिखवा दिए, भाई जू स्पोर्स हो सकते हैं, प्लानोस्पोर्स हो सकते हैं, एंडोजीनसली स्पोर्स बनेंगे, और आइसोगैमस एंड आइसोगैमस। एग्जांपल्स पे आ जाओ डायरेक्ट। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल है इनका म्यूकर, सेकंड एग्जांपल इनका राइजोपस। राइजोपस जो कि हमारा जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोल सकता है। एल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंजाई होता है जो मस्टर्ड प्लांट के ऊपर रहता है। 3 एग्जांपल याद करना। MAR, MRI का नाम सुना है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI करते हैं। नो मैम। याद रखना फाइकोमाइसिटीज, MRA, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, तीनों नाम याद रखना है। ठीक है, फिर फाइकोमाइसिटीज के बाद आती है कौन सी, एस्कोमाइसिटीज। इससे पहले बेसिडियो नहीं दे रखा है, पहले इसको दे रखा है। एस्को के एग्जांपल्स लिखो, क्या क्या लिखोगे। पहला एग्जांपल होता है एस्को के अंदर हमने पढ़ा था, इसके अंदर फ्रूटिंग जो बॉडी होता है उसका नाम क्या होता है, एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। और मैंने एक यूनिसेलुलर फंजाई बताया था, कौन सा होता है यूनिसेलुलर फंजाई, ईस्ट, वो भी किसका एग्जांपल है, एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है।
नेक्स्ट एस्परजिलस, क्लैविकैप, न्यूरोस्पोरा। इनमें आपको याद रखना है जो न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा से टर्म याद रखना, जैसे न्यूरोलॉजिकल साइंस होती है ना, ऐसे ही न्यूरोस्पोरा का जो यूज होता है वो हम बायोकेमिकल या फिर जेनेटिक वर्क में यूज करता है। 3 एग्जाम्पल है, NCA, न्यूरोस्पोरा, क्लेविकैप, एस्परजिलस। और इसमें 2 ऐसी फंजाई हैं जिनको हम खा भी सकते हैं, एडिबल होती है। एग्जाम्पल मोरल एंड ट्रफल्स, याद हो जाएंगे एग्जाम्पल। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल अगैरिकस जिसको हम मशरूम बोलते हैं, अस्टिलागो, स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंजाई। 3 एग्जाम्पल, PUA, अगैरिकस, पक्सीनिया, अस्टिलागो। बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियो कार्प, बेसिडियो का ये याद रखना है आप लोगों को। और बेसिडियो मैंने आपको बताया था सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, नहीं बताया था ना, वहां पे सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे नहीं है, यस मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं है। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोला था, वहां पे मैंने आपको सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बताया था कि भाई यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, एल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तीनों के तीनों एग्जाम्पल, एल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड आपका ट्राइकोडर्मा। अब इसमें थोड़ा सा ये चीज लिख लो बच्चों, जो ये एल्टरनेरिया होता है ना, ये एक डिसीज कोज करता है आपकी पोटैटो में, जिसको हम बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये एग्जाम्पल, कॉलिटोट्राइकम रेड रोट ऑफ शुगरकेन कोज करता है, ट्राइकोडर्मा आपका कोज करता है स्किन डिसीज। ये हुआ हमारा यहाँ तक फिनिश, करो उसको जल्दी से। अल्टरनेरिया वाले एक बार फिर से बता दो। एल्टरनेरिया बेटा एक एग्जांपल है, टोमेटो के अंदर अर्ली ब्लाइट कोज करता है। अर्ली ब्लाइट एक डिसीज का नाम है जिसकी वजह से जो हमारा पोटैटो है वो ब्लैक 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 स्पॉट्स उसके अंदर बहुत ज्यादा बनने लग जाता है। ओके मैम। लिखो इसको जल्दी से, जो मैंने आप लोगों को पूरा टेबल बनवाया ना उसी के नीचे एग्जाम्पल लिख के लिख लेना इनको सबको। मैम मैम जब पोटैटो को हम काटते हैं तो वो थोड़ी देर बाद रखने के बाद वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो उसी को अल्टरनेरिया कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसी को एल्टरनेरिया एक फंजाई का नाम है बेटा, जो टोमेटो को खराब करता है। आप लोगों को गूगल पे इमेजेस भी दिखा दूंगी मैं आप लोगों को, एक सेकेंड लेट मी चेक अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का इमेज अगर आपको दिखाऊं मैं। इमेज दिखाते हैं। ये देखो जरा, बहुत सारे पोटैटो जो घर में आते होंगे और ऐसे ब्लैक 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 हुए रहते हैं, नहीं होता है। या फिर आप ऐसे भी देख दो अपने घर में पोटैटो को ना कम से कम 10-15 दिन तक ऐसे ही रख दो, 10-15 दिन में पूरे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाएंगे उस पे, तो उसका मतलब होता है कि इसके ऊपर अल्टरनेरिया फंगस लग गई है। कौन सी फंगस लग गई है? अल्टरनेरिया फंगस। अल्टरनेरिया ठीक है, नेक्स्ट डिसीज कौन सी बताई मैंने आपको? एक रेड रोट ऑफ शुगर केन, वो भी दिखाती हूँ। ये देखो रेड रोट ऑफ शुगर केन, शुगर केन को ऐसे कट करते हो बहुत बार, वो अंदर से ऐसे रेड रेड निकलता है, नहीं निकलता है? Yes, ma'am. होता है। है ना, वो किसकी वजह से होता है? वो कोलियोट्राइकम फंजाई वहां पे लग गई है, कोलियोट्राइकम फंजाई की वजह से वो आपका हुआ है। ठीक है, दोनों याद हो जाएंगे, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और रेड रूट ऑफ शुगर केन, याद हो जाएंगे। यस मैम। यस मैम एक और एग्जाम्पल लिख लो, अस्टिलागो ने स्मट फंजाई, हम उसको बोलते हैं स्मट फंजाई। ये देखो किसमें अच्छे से दिखेगा, देख के तो पता चल रहा है क्या है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Black spots. ये देखो, ये भुट्टा खाता है नहीं खाता है, तो उसको अंदर से ऐसे ओपन करता है ना, तो आपको येलो येलो की जगह का व्हाइट व्हाइट देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको मत खाना, इसका मतलब है उसके अंदर फंजाई लग चुकी है। ये होता है, ये आपका स्मट फंजाई है। रस फंजाई दिखाऊं? रस फंजाई किसको बोलते हैं? मैम जो वेट में लग जाता है। सक्सीनिया। Senior. देखो, ये जो लीव्स के ऊपर दिख रहा होगा ना, तो ये लीव्स के ऊपर ये जो येलो येलो स्पॉट्स दिख रहा है ना आपको, ये आपके रस्ट फंजाई है। और मशरूम तो सबने देखा ही होगा Ma'am. ना? चलो आपको लाइकन भी दिखाते हैं। लाइकन क्या होता है पता है? Yes, मैम इससे इंडिकेटर बनता है, नेचुरल इंडिकेटर। लाइकन से मैम 10th में तो यही पढ़ा था। ये देखो, ये रहा, ये देखो, कहीं भी जंगलों वगैरह में अच्छे से बड़े से फॉरेस्ट में जाना, अगर आपको ट्रीज के ऊपर व्हाइट 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 स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रही है, तो इसका मतलब समझ लेना वो लाइकन है। और जहां पे आपको लाइकन देखने के लिए मिल गया, जिस एरिया के अंदर, समझ लेना वो एरिया बहुत कम पॉल्यूटेड है, सबसे फ्रेश एयर उसी एयर की है। लाइकन कभी भी पॉल्यूटेड एरियाज के अंदर ग्रो नहीं करता। लाइकन अगर कहीं पे देखा जा रहा है तो वो इस चीज का इंडिकेटर है कि भाई ये एरिया पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, यस मैम। चलो फिर आते हैं वापस हम अपनी स्लाइड्स पे। एमआईसीटीज तक हम लोगों को सब याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो माइकोराइजा। माइकोराइजा मत लिखो, ऐसे लिखो। मैंने आई गेस ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया है ना। फंजाई दो टाइप के होता है, एसोसिएशन बना के रखते हैं। किस किस के साथ? एक तो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, और एक रूट्स। पढ़ाया है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. Roots of fire plant. है ना। एल्गी के साथ जब ये एसोसिएशन बना के रहते हैं उसको बोलते हैं Lichen. लाइकन, और जब हायर रूट्स के साथ रहते हैं उसको बोलते हैं Mycorrhiza. Mycorrhiza. माइकोराइजा। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब माइकोराइजा भी ना बच्चों दो टाइप से हो सकता है, एंडोमाइकोराइजा एंड एक एक्टोमाइकोराइजा। एंडो का मतलब क्या होता है? जब आपका फंजाई रूट्स के अंदर रह रहा हो, रूट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, कॉर्टिकल सेल्स, अगर उसके अंदर रह रहा है तो वो एंडोमाइकोराइजा। अगर रूट्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर रह रहा है तो वो एक्टोराइजा। ठीक है। और हमारे लाइकन में जो एल्गी होता है, एल्गल पार्टनर जो होता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइको बायोन। फाइको बायोन। और जो फंजाई पार्टनर होता है, फंगल पार्टनर होता है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं माइको बायोन। एल्गी क्या प्रोवाइड कराता है? एल्गी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और फंजाई इसको एक शेल्टर प्रोवाइड कराता है। मैम हाँ जी, मैम एंडो एक्टो से रिपीट करना मैम एक बार। देखो बेटा, अगर आपका जो फंजाई है वो रूट्स के अंदर रह रहा है, अच्छा लिख देती हूँ, चलो मैं इसको, when fungal hyphae get enter into cells of roots, तो उसको बोलेंगे एंडो। और एक्टो में क्या होगा? वो बाहर होगा। सरफेस के ऊपर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे दूं अगर मैं आपको, एंडो का एक फंजाई होती है ग्लोमस। ग्लोमस फंजाई कौन से प्लांट के साथ रहती है? ऑर्किड प्लांट के साथ रहती है। दिस इज द एग्जाम्पल एंडो का। एक्टो का एग्जाम्पल लिखिए, एक फंजाई होती है बॉलिटस, किस प्लांट के साथ रहती है? पाइनस प्लांट के साथ रहती है। अब ये पाइनस क्या है, ये प्लांट किंगडम चैप्टर में आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और लाइकन किसका इंडिकेटर होता है? Free area. पोल्यूशन इंडिकेटर होता है ये।
जिस एरिया में लाइकन देखने के लिए मिल रहा है वो एरिया हमेशा पोल्यूशन फ्री होगा। और अगर उसके अंदर से आपको दिख रहा है भाई लाइकन जो है एलिमिनेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे पोल्यूशन आने लग रहा है, वो एरिया पॉल्यूटेड होने लग रहा है। समझ आया ये चीज सबको? Yes, ma'am. यस लिखो मैम। इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर निपटाना है हम लोगों को। मैम आपने SO2 लिखा हो? जी मैम आपने SO2 लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड। एक्टो मतलब दोबारा बोलने को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैम आपने लाइकन के नीचे क्या लिखा है? लाइकन के नीचे यस मैम। SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर। ओके मैम। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को, पॉल्यूशन को ये हमें इंडिकेट कराता है। मैम ये फाइको और माइको क्या है मैम यहाँ पे? बेटा अगर लाइकन के अंदर जो एल्गियल पार्टनर होता है उसके लिए टर्म यूज कर देता है कि वो फाइकोबायोन्ट है, और जो फंगल पार्टनर होता है उसके लिए टर्म यूज कर देता है माइकोबायोन्ट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है फाइकोबायोन्ट कौन सा पार्टनर होता है, एल्गल पार्टनर है फंगल पार्टनर, तो आपको पता होना चाहिए वो एल्गल पार्टनर होता है। माइकोबायोन्ट कौन सा पार्टनर होता है, फंगल पार्टनर होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए लिखवा दिया मैंने आपको। क्या सोच रहे हो, टर्म्स बहुत डिफिकल्ट लग रही है? यस मैम। यस मैम। कोई बात नहीं, ट्रस्ट मी ये सारी टर्म्स आप लोगों को याद हो जाएंगी, एक एक टर्म याद हो जाएगी। मैम प्रोनाउंस करने में ही प्रॉब्लम हो रही है। यस मैम। हो जाएगा, एक बार मैं बोलूंगी 2-3 बार आप रिपीट करना, याद आ जाएंगे सब। स्टार्टिंग में सबको होता है, जब मैं खुद अपनी 11th क्लास में आई थी मेरे को भी सेम चीज लगती थी कि बायो में इतनी सारी टर्म्स है कैसे याद होंगे हम लोगों को, लेकिन अब सारी टर्म्स याद हो गई हैं। जैसे आप लोग 11th कंप्लीट करोगे 12th में आओगे, 11th की सारी टर्म्स आप लोगों को याद हो जाएंगी, क्योंकि सेम टर्म सारी की सारी 12th में भी रिपीट होती है। इवन 12th में बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएंगी जो आपको 11th में याद हो जाएंगी। जैसे लाइकन है 12th में, एंड लास्ट वाला चैप्टर है 12th में एक इन्वायरमेंटल इश्यूज, वहां तक आपको ये लाइकन टर्म मिलेगा, हर चैप्टर में मिलेगा। रूट्स हर चैप्टर में मिलेगा, एल्गी फंजाई हर चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को, तो खुद याद हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डन, चले आगे। यस मैम। वायरस का नाम सबने सुना है, वायरस क्या होता है? यस मैम। यस वायरस में भी डिफिकल्टी आई है कभी कि भाई वायरस का नाम, जैसे कोरोना वायरस है, अभी मैं आप लोगों को कोरोना वायरस आपने पहले नहीं सुना होता, अभी कोरोना वायरस आप बोलते मैम ये टर्म कैसे याद होगी, अभी किसी बच्चे से भी पूछ लेना सबको याद होगी नहीं होगी ये टर्म। यस यस मैम। मैम। ऐसी सारी टर्म्स होती हैं, जितनी ज्यादा उनको पढ़ोगे जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगी। तो अब मेरे को बताओ वायरस कैसी स्ट्रक्चर होता है? मैम ये वो लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हमें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इससे डिजीज होता है। सबसे पहली चीज, वायरस लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है? अब हम बोलते हैं कि भाई वायरस जो होता है वो ना तो लिविंग होता ना नॉन लिविंग होता, दोनों के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है। अब कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलता है? अब कोई मेरे को ऐसे कोई कैरेक्टर बताओ वायरस का जिसकी वजह से मैं बोलूंगी भाई वायरस लिविंग है। पहला, मैम हाँ मैम जी हाँ जी, जब वो ह्यूमन के अंदर होस्ट करता है तो उसके बाद वो लिविंग हो जाता है। वेरी गुड। वायरस बॉडी से बाहर नॉन लिविंग, जब वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया लिविंग, ये तो है, ये तो इसका मैकेनिज्म है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि लिविंग के पास होता है जेनेटिक मटेरियल। वायरस के पास एक प्रोटीन कोट होता है जो कि लिविंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वायरस इन्फेक्टियस होते हैं जो कि एक लिविंग्स का कैरेक्टर है। वायरस के अंदर म्यूटेशन होता है, जैसे कि नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं ना कोरोना वायरस के, तो किसकी वजह से आता है? म्यूटेशन की वजह से आता है, बहुत जल्दी म्यूटेशन ये दिखाता है। वायरस के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। ये सारे कैरेक्टर मेरे को ये बताता है कि भाई जो वायरस है वो लिविंग है। अब कौन सा कैरेक्टर जो मेरे को बता रहा है वायरस नॉन लिविंग है? पहली, डू नॉट हैव
प्रॉपर सेल, इसकी कोई प्रॉपर सेल नहीं होती। सेकेंड, इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं होते। इसको हम क्रिस्टलाइज्ड भी कर सकते हैं, जबकि किसी भी लिविंग सेल को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। ये बॉडी से बाहर ग्रो नहीं कर सकता, कैन नॉट ग्रो आउटसाइड होस्ट सेल, किसी भी होस्ट सेल से बाहर ये ग्रो नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें मेरे को ये बताता है कि भाई ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एंटिटी है। इसलिए क्या हमने वायरस को किसी भी किंगडम के अंदर रखा था? नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम, किसी भी किंगडम में नहीं रखा। इसीलिए हम इनको किंगडम्स के बाद में पढ़ते हैं। लाइकन को भी किसी किंगडम में नहीं रखा, माइकोराइजा को भी किसी भी किंगडम में नहीं रखा, नहीं रखा था ना। चलो अब ये आ गया कि भाई वायरस को हमने किसी भी किंगडम में नहीं रखा, तो वायरस की बैक स्लाइड ये देखो। लाइकन को क्यों नहीं रखा था किसी किंगडम में? मैम क्रिस्टलाइज्ड मतलब? क्रिस्टलाइज का मतलब इसको क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिडिफाई कर सकता है इसको हम, जबकि किसी भी लिविंग सेल को हम सॉलिडिफाई नहीं कर सकते। ओके, डन बच्चों? यस मैम। किसी का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। फिर आता है भाई, मैम लाइकन को हमने किंगडम में क्यों नहीं रखा किसी? नहीं बेटा किसी भी किंगडम में नहीं रखा लाइकन को, किसी किंगडम में नहीं, क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग के बीच में है ही ये। यस विवेक, कोई डाउट है? मैम एक आपने टर्म बताई थी मैम, कोनोसाइटिक, मैम ये समझ नहीं आया। कोइनोसाइटिक, बेटा वो कोइनोसाइटिक मैंने बताया था, जो भी सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक सेल के अंदर हमें पता है एक न्यूक्लियस होता है, या मैक्स टू मैक्स 2 हो जाएंगे। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियस। अगर किसी सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इट मीन्स वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, कोइनोसाइटिक सेल या कोइनोसाइटिक कंडीशन। एक सिंसाइटियम टर्म भी इनके लिए यूज करता है, वो मैंने आप लोगों को नहीं लिखवाया क्योंकि आपके लिए टर्म जाननी जरूरी है। बस कोइनोसाइटिक, सिंसाइटियम 12th क्लास में पढ़ोगे। कृष्णा इतना लेट क्लास में बेटा? मैम एक बार ऐसी वाली स्लाइड दिखा दो। दिखा। हम नेटवर्क इशू था इसलिए रीजॉइन किया है। ओके दक्ष, ये किंगडम एनिमेलिया का नहीं है बेटा, वायरस एनिमल्स में नहीं आता। या हो गया मैम। नहीं, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में इन्फेक्शन नहीं फैलाता, वो सिर्फ होस्ट की बॉडी में जब जाता है तभी इन्फेक्शन फैलाता है। अब नेक्स्ट आ जाओ साइंटिस्ट के ऊपर। तो बच्चों जो क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन आपको इसके साइंटिस्ट के बेसिस पे मिल ही जाएगा कि भाई कौन से साइंटिस्ट ने इसका टर्म दिया, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। तो पहली चीज, जो टर्म है वायरस, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? नाम है साइंटिस्ट का लुइस पास्चर। अब फिर से बच्चे सोच रहे होंगे अरे मैम कैसे कैसे नाम बता रहे हो आप लोग, इनको तो याद करते करते हमें नींद ही आ जाएगी, है ना। फिर आएगा कि भाई पहला वायरस, फर्स्ट वायरस था हमारे पास कौन सा? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस किसने डिस्कवर किया था? ये हमारा डिस्कवर किया था DJ इवानोव्स्की ने, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने बोला कि भाई जो वायरस होता है वो इन्फेक्टियस इन नेचर होते हैं, तो ये किसने डिस्कवर करके दिया था मेरे को कि भाई वायरस जो होते हैं वो इन्फेक्शन कोज करते हैं? ये दूसरे साइंटिस्ट ने मेरे को बताया। कौन थे साइंटिस्ट? बेजी ड्रिंक। फिर हमने देखा था भाई वायरस क्या करते हैं, वायरस क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं, ये दूसरे साइंटिस्ट ने बताया था। WM स्टैनले। ये 4 साइंटिस्ट के नाम है जो हम लोगों को याद होने चाहिए, टेंशन नहीं लेनी है, इनकी याद हो जाएंगे।
ठीक है। फिर आता है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कि एग्जैक्टली वायरस की स्ट्रक्चर किससे बनी होती है। अगर मैं वायरस को अलग अलग करके देखूं तो वायरस के अंदर आप देखोगे भाई एक पार्ट तो होता है 95%, मतलब वायरस जो होता है 95% किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और 5% इसके अंदर क्या होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। 95% देखो प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन पता है किससे बना होता है, कैप्सिड से बना होता है, या फिर ऐसे बोल दो कैप्सिड प्रोटीन होता है। कैप्सिड जो होता है ना, ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। डीएनए और आरएनए, वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे एक साथ, दोनों कभी नहीं होंगे, एक होगा 95% प्रोटीन होगा, 5% डीएनए या आरएनए होगा। मैम एक बार आरएनए एक बार और समझा दीजिए। देखो बेटा डीएनए क्या होते हैं और आरएनए, आपने एक नाम तो सुना होगा, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यस मैम। है ना। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जेनेटिक मटेरियल आप कैसे सोचोगे मैम जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, देखो सपोज कर रहा है मेरे पास एग्जांपल है सिमरन, सिमरन की मम्मी के हेयर्स थे कर्ली, सिमरन आपके भी हेयर्स कर्ली हैं, इमेजिन कर लो, तो सिमरन की मम्मी के हेयर कर्ली तो सिमरन के कर्ली क्यों हुए, मैम क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई। हाँ ट्रांसफर हो रहा है। सिमरन की मम्मी से सिमरन के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई, तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता है वो डीएनए की फॉर्म में आती है, क्योंकि ये डीएनए क्या है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। गैमीट्स के अंदर ही भी न्यूक्लियस होता है, उन न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए का काम होता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक मटीरियल, ऐसा मटीरियल जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लेके आएगा बच्चों तक, और बच्चों के अंदर फिर उस इंफॉर्मेशन को शो करेगा कि हमारी मम्मी के हेयर कर्ली थे हमारे भी कर्ली, मम्मी की ब्लू आईज थी मेरी भी ब्लू आईज है, ठीक है, मम्मी की हाइट ज्यादा थी मेरी भी हाइट ज्यादा है, होता है नहीं होता है ये चीजें। यस दक्ष ने सही बताया। यस मैम। राइबोन्यूक्लिक, तो डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं। डीएनए हम सब के अंदर डीएनए होता है, वायरस के अंदर मोस्टली आरएनए होता है, वायरस में डीएनए भी होता है लेकिन मोस्टली आरएनए होता है। हमारे अंदर डीएनए भी होता है आरएनए भी होता आरएनए भी है, लेकिन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है ना वो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका पूरा का पूरा डिटेल 12th क्लास में आप लोग पढ़ोगे। ओके मैम। वायरस क्रिस्टलाइजर कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? वायरस क्रिस्टलाइजर WM स्टेनले साइंटिस्ट ने बताया था। मैम इनका फुल नेम? आरएनए राइबोस, बेटा फुल नेम नहीं याद करना है आप लोगों को, सिर्फ मैम, वो तो जितना बहुत मैंने बड़ा हो शॉर्ट नेम जाएगा। बताया ना ये आपको याद रखना है। हाँ जी, ओके मैम। डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोस न्यूक्लिक एसिड याद कर लो। यस विवेक। नथिंग मैम। चलो आगे। मैम एक मिनट। हाँ 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 रुको। मैम प्रोटीन की स्पेलिंग गलत नहीं है? हाँ प्रोटीन की स्पेलिंग गलत थी, PROTEI है। हो गया? यस मैम। नो मैम अभी नहीं हुआ था। ओके लिखो लिखो। मैम प्रोटीन ये मैं वाला क्या बता दो। स्लाइड शेयर कर दूंगी आप लोगों को। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम प्रोटीन वाला एक बार फिर से बता दो। देखो बेटा मैंने ये बोला मेरे पास जो वायरस होता है ना, वायरस आपके 95% प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और 5% उनके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, मतलब उनका पूरा जो वेट होता है उस वेट का 95% प्रोटीन है, बाकी न्यूक्लिक एसिड है। ये प्रोटीन किससे बने होते हैं? कैप्सिड प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। कैप्सिड छोटे 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 कैप्सोमियर से मिलके बना होता है, और 5% या डीएनए होगा या आरएनए होगा।
ओके मैम। ठीक है। फिर आता है मेरे पास कि भाई हमारे पास वायरस का क्लासिफिकेशन, 3 टाइप से मैं वायरस को क्लासिफाई कर सकती हूँ। अगर मेरा वायरस प्लांट को कोज कर रहा है तो मैं उसको प्लांट वायरस बोल सकती हूँ, नहीं अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो, एनिमल को इन्फेक्ट Yes, कर रहा है तो एनिमल वायरस। तो ऐसे ही मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट वायरस, और अगर वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे बैक्टीरिया बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसे वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब हमेशा याद रखना, कोई भी वायरस अगर प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होगा। ऐसे एनिमल वायरस के अंदर, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, और या फिर आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो 5% वाला, वो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे होता है, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी ऐसे। और बैक्टीरियोफेज हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। सॉरी, ये याद रखना है। प्लांट वायरस हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। एनिमल वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड, कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता, ये याद रखना। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कभी नहीं होता। बाकी आप लोगों के सामने एग्जांपल्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है बच्चों, चलो नेक्स्ट स्लाइड भी बताऊंगी, इसको लिखो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो वायरल एजेंट्स। अब सब वायरल एजेंट का मतलब क्या है? देखो, 2 टाइप के मेरे पास सब वायरल एजेंट है, ध्यान से सुनना इस वाले टॉपिक को। एक होता है मेरे पास वायरॉइड्स, एक होता है मेरे पास प्रायोन्स। ठीक है। अब सपोज करो मैंने क्या किया, वायरस के अंदर से क्या रिमूव कर दिया, प्रोटीन रिमूव कर दिया, तो उसके अंदर क्या बच गया, सिर्फ आरएनए या फिर डीएनए बच गया। तो ऐसे वायरस को जिसके अंदर से मैंने प्रोटीन रिमूव कर दिया, उसके अंदर सिर्फ आरएनए और डीएनए बचा, उसको बोलेंगे वायरॉइड। और ऐसा वायरस जिसके अंदर से मैंने डीएनए या फिर आरएनए रिमूव कर दिया, बचा क्या उसके अंदर, सिर्फ प्रोटीन। तो बोलेंगे प्रायोन्स। आया ये चीज समझ में? P4 प्रोटीन जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है, प्रायोन्स जिसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, वो वायरॉइड्स। अब इनका ये जो वायरॉइड होता है, यही आपका क्या कोज करता है, नई नई डिसीज कोज करता है। वायरॉइड जनरली प्लांट डिसीज कोज करता है। और प्रायोन्स, अब आप सोचोगे कि मैम प्रोटीन है, प्रोटीन तो सबकी बॉडी के अंदर होता है, हमने इसके अंदर से डीएनए आरएनए हटा दिया, जो कि डीएनए और आरएनए ही क्या करता है, इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए और आरएनए ही इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, मैम मैंने इसके अंदर से इन्फेक्शन वाला पार्ट तो हटा दिया, सिर्फ प्रोटीन बच गया, क्या अब भी ये इन्फेक्शन कोज करेगा? करेगा। क्यों कोज करेगा? क्योंकि जो इसका प्रोटीन होता है ना, वो एबनॉर्मली फोल्डेड होता है। मतलब प्रोटीन के अंदर जब प्रोटीन को फोल्डिंग करते हैं वो एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोटीन है वो क्या बन जाता है, इन्फेक्टियस बन जाता है। और ये आपकी एनिमल वायरस कोज
ये एनिमल वायरस बन जाता है और एनिमल डिसीज कोज करता है। ये एनिमल डिसीज में आपको 3 डिसीज पढ़नी है बच्चों। पहली कैटल्स के अंदर होती है। कैटल समझते हो, काउज और बफेलोज। पहली डिसीज का नाम है यस मैम। BS। देखो BSC नहीं है, ये BSE है। BSE की फुल फॉर्म बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी। ये डिसीज होती है कैटल्स के अंदर, ठीक है। एक और डिसीज होती है जो ह्यूमंस के अंदर होती है। ह्यूमंस के अंदर 2 डिसीज होती है। पहली डिसीज होती है कुरू कुरू डिसीज एंड एक डिसीज होती है क्रूच CJD जैकोब syndrome. This is the finish of your chapter. अब जल्दी मैम, जल्दी एक से अपने बार- डाउट। मैम एक बार ये हेडिंग समझा दो बस, वीरियोट्स और पीरियड्स वाली, बस ऊपर ऊपर का। बेटा देखो, हमने क्या किया, वायरस के अंदर से अगर मैंने प्रोटीन हटा दिया तो क्या बचेगा? सिर्फ वायरस के अंदर से प्रोटीन हटा दे, सिर्फ उसका DNA। DNA RNA, तो उसको बोलेंगे वायरॉइड। जिसके अंदर प्रोटीन हटा के सिर्फ DNA RNA बचा उसको वायरॉइड बोलेंगे। अगर मैंने वायरस के अंदर से DNA या प्रोटीन दोनों हटा दिए और सिर्फ क्या बच जाएगा? फिर प्रोटीन बच जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रियॉन्स। पीरियड्स। ठीक है। वायरॉइड जनरली प्लांट डिसीज कोज करता है, प्रियॉन्स एनिमल डिसीज कोज करता है। एनिमल्स में कैटल्स में एक डिसीज होती है BSE बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेक्लोपैथी। एनिमल्स में 2 डिसीज होते हैं, क्यूरू डिसीज एंड CJS क्रूच जैकोब सिंड्रोम। तीनों की तीनों आपकी ब्रेन वाली डिसीज होती है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज हम इनको बोलते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर मैडनेस आ जाती है, आपका ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, थिंकिंग पावर कम हो जाती है। इन सब डिसीज में ये होता है। ओके मैम। मैम इन डिसीज को क्या बोलते हैं? न्यूरो आपने बोला था ना कुछ? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ओके मैम। लिख लो इसको यहाँ तक। मैम हाँ जी। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मींस? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसकी कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स वो दिखाता था, एम्ब्रियो में कैसा दिखता था वो, उसके बारे में पढ़ना। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियो से वो पूरा एडल्ट कैसे बन रहा है। एम्ब्रियो पता है, जब कोई भी न्यूबॉर्न बेबी अपनी मदर वॉम्ब के अंदर होता है तब उसको एम्ब्रियो बोलता है। जब कोई भी बेबी मदर वॉम्ब के अंदर होता है उसको एम्ब्रियो बोलता है। तो एम्ब्रियो में वो सबसे पहले 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का, 9 मंथ तक पीरियड होता है ना पूरा। तो 9 मंथ में कैसे कैसे वो डेवलप हुआ उसके बारे में जब हम पूरा पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उनकी स्टेजेस के बारे में जब पढ़ते हैं। हाँ जी दक्ष, तीनों के तीनों ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। मैम एक बार अब नॉर्मली फोल्डर बता दो। एबनॉर्मली फोल्डेड का मतलब ये होता है बेटा कि फोल्डिंग तो होनी चाहिए सपोज लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, और फोल्डिंग हो गई राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं एबनॉर्मली। जैसा नॉर्मली होना चाहिए वैसा नहीं होता। बाकी आपको तब समझ में आएगा, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा प्रोटीन्स क्या होता है। प्रोटीन्स की स्मॉलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड्स होते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तब प्रोटीन बनता है। आई गेस नहीं पढ़ा होगा ये चीज, तो डिटेल में भी मैं इसको बता सकती हूँ एबनॉर्मल फोल्डिंग, लेकिन समझ नहीं आएगा आप लोगों को। सिर्फ इतना समझो कि भाई अगर लेफ्ट से राइट फोल्डिंग करानी थी, राइट से लेफ्ट करा दिया। ओके। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बिकॉज 10th से 11th में जब बच्चे आते हैं ना, उनको एकदम से चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। वायरल एजेंट वायरस के अंदर, हाँ बेटा वायरस के ही पार्ट्स है ये, कि वायरस के अंदर से अगर प्रोटीन हटा दिया तो वायरॉइड बन गए, और DNA RNA हटा दिया तो प्रायॉन्स बन गए सब। इसीलिए तो सब वायरल एजेंट मतलब वायरस के ही एजेंट्स हैं ये।
चलो फिर आज का हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश। अब मैं आप लोगों के आपके ग्रुप्स में ना डीपीपी शेयर कर रही हूँ बच्चों, सबके सब